नमस्कार दोस्तों, क्विज अप लर्न एंड लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगी। हमारा उद्देश्य आपको सटीक और अद्यतन ज्ञान उपलब्ध कराना है, जिसमें शामिल हैं दैनिक सामयिकी, करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रमों का विश्लेषण, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, इतिहास, भूगोल, विज्ञान और अन्य विषयों पर आधारित तथ्य, खेल जगत, स्पोर्ट्स, प्रमुख खेल समाचार और प्रतियोगिताएं, भारतीय राज्य ज्ञान, इंडियन स्टेट जीके, भारत के राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, सरकारी नौकरी परीक्षा तैयारी, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष क्विज और सामग्री। हमारा प्रयास है कि आपको उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री प्रदान की जाए जो आपकी ज्ञान वृद्धि में सहायक हो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट से वंचित न रहें। क्विज अप लर्न एंड लर्न आपकी सफलता की दिशा में एक विश्वसनीय कदम। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्विज अप लर्न और लर्न पर। आज हम फिर हाजिर हैं एक और ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को यूके का कौन सा सम्मान मिला? विकल्प ए ऑर्डर ऑफ मेरिट, बी नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, सी ऑर्डर ऑफ द गार्टर, डी ऑर्डर ऑफ सेंट माइकल एंड सेंट जॉर्ज। उत्तर विकल्प बी नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। व्याख्या। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है विकल्प बी, यानी नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। चलिए अब इस सम्मान के बारे में थोड़ी और डिटेल में जानते हैं। सम्मान की तारीख। ये प्रतिष्ठित सम्मान श्री नटराजन चंद्रशेखरन को 14 फरवरी 2025 को प्रदान किया गया। ये तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देती है। सम्मान का नाम उन्हें यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स III के शासनकाल में ये उपाधि मिली है। इस सम्मान का पूरा नाम है नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, KBE। ये ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। विशेष योगदान। चंद्रशेखरन जी को यह सम्मान यूके भारत व्यापार संबंधों में उनकी विशेष सेवाओं के लिए दिया गया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान। ये सम्मान न केवल श्री चंद्रशेखरन के व्यक्तिगत योगदान को दर्शाता है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंच पर भारत की बढ़ती हुई महत्ता को भी रेखांकित करता है। उनके नेतृत्व में टाटा सन्स ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान और मजबूत की है। अन्य महत्वपूर्ण बातें। आपको बता दें कि ये सम्मान किसी व्यक्ति को ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति उत्कृष्ट सेवा या विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नाइट कमांडर की उपाधि मिलने के बाद व्यक्ति के नाम के आगे सर पुरुषों के लिए या डैम महिलाओं के लिए लगाया जा सकता है। हालांकि विदेशी नागरिकों के लिए इस प्रथा का पालन करना अनिवार्य नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी इस सवाल की पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल क्विज अप लर्न और लर्न के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। प्रश्न संख्या 2। नेवडिक्स 2025 में भारत की ओर से कौन से पोत प्रदर्शित किए गए? विकल्प ए एयरक्राफ्ट कैरियर, बी सबमरीन, सी फास्ट पेट्रोल वेसल्स और ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, डी युद्धपोत। उत्तर सी फास्ट पेट्रोल वेसल्स और ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स। व्याख्या। तो दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी फास्ट पेट्रोल वेसल्स और ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स। आइए अब इस बारे में थोड़ी और गहराई से जानते हैं। प्रदर्शित पोत। नेवडेक्स 2025 प्रदर्शनी में भारत का प्रतिनिधित्व गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया था। उन्होंने इस महत्वपूर्ण मंच पर स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए फास्ट पेट्रोल वेसल्स और ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स को प्रदर्शित किया। मेक इन इंडिया पहल। ये गर्व की बात है कि ये दोनों ही प्रकार के पोत भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित किए गए हैं। यह दर्शाता है कि भारत अब रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
नौसेना नवाचार और आत्मनिर्भरता। इन पोतों का प्रदर्शन भारतीय नौसेना की तकनीकी प्रगति और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण है। यह स्वदेशी डिजाइन और उत्पादन क्षमताओं में भारत की बढ़ती हुई ताकत को दर्शाता है। प्रदर्शनी का महत्व। नेवडेक्स NAVDEX जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है। यहाँ विभिन्न देश अपनी नवीनतम तकनीकों और उपकरणों का प्रदर्शन करते हैं और आपसी सहयोग तथा समन्वय पर विचार विमर्श करते हैं। भारत की इन पोतों की प्रदर्शनी ने निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया होगा। पोतों की उपयोगिता। फास्ट पेट्रोल वेसल्स मुख्य रूप से तटीय सुरक्षा, निगरानी और गश्त के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स बड़े समुद्री क्षेत्रों में निगरानी, सुरक्षा और अन्य नौसैनिक कार्यों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। इन दोनों प्रकार के पोतों का भारतीय नौसेना के लिए बहुत महत्व है। तो दोस्तों, ये थी नेवडेक्स 2025 में भारत द्वारा प्रदर्शित किए गए पोतों की जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी रोचक लगी होगी। ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक सवालों और जवाबों के लिए हमारे साथ बने रहिए क्विज अप लर्न और लर्न पर। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा तीसरा सवाल आपके ज्ञान को और बढ़ाने वाला है, तो चलिए देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 3। ट्राइफेड ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? विकल्प A मीशो, B IFCA, C महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान, D उपरोक्त सभी। उत्तर D उपरोक्त सभी। व्याख्या। वाह, इस सवाल का सही जवाब है विकल्प D यानी उपरोक्त सभी। इसका मतलब है कि ट्राइफेड ने एक साथ 3 महत्वपूर्ण संगठनों के साथ साझेदारी की है। आइए इस साझेदारी के बारे में विस्तार से जानते हैं। समझौता ज्ञापन MOU भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड, जिसे हम ट्राइफेड TRIFED के नाम से जानते हैं, ने हाल ही में आदिवासी जनजातीय व्यवसायों को नई ऊंचाइयां देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने इसके लिए एक रणनीतिक साझेदारी की है, जिसके तहत कई संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साझेदार संगठन। ये साझेदारी किसी एक संगठन के साथ नहीं, बल्कि 3 प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ हुई है, जो इस प्रकार हैं। मीशो यह एक लोकप्रिय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो छोटे व्यवसायों और विक्रेताओं को अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का अवसर प्रदान करता है। ट्राइफेड के साथ जुड़कर मीशो आदिवासी उत्पादों को देश भर के उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। IFCA इंडियन फेडरेशन ऑफ कुलिनरी एसोसिएशंस ये भारत के पाक कला संघों का एक महासंघ है। इस साझेदारी के माध्यम से आदिवासी समुदायों द्वारा उगाए गए या बनाए गए विशिष्ट खाद्य उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकेगी। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान MGIRI यह संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। ट्राइफेड के साथ मिलकर MGIRI आदिवासी कारीगरों और उद्यमियों को तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करेगा, जिससे उनके उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार पहुंच में सुधार होगा। उद्देश्य। इस त्रिपक्षीय साझेदारी का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदायों के लिए व्यापार से उपभोक्ता B2C और व्यापार से व्यापार B2B दोनों ही तरह के अवसरों को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य आदिवासी उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुंचाना है, जिससे इन समुदायों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और उन्हें नए व्यावसायिक अवसर मिल सकें। ये पहल निश्चित रूप से आदिवासी भाई बहनों के सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। तो दोस्तों, ये थी ट्राइफेड की इस महत्वपूर्ण साझेदारी की पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक सवालों के लिए हमेशा जुड़े रहिए आपके अपने चैनल क्विज अप लर्न और लर्न के साथ। वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका प्यार और समर्थन ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और महत्वपूर्ण सवाल जो आपको एशिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं यह प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी? विकल्प
ए. दिल्ली, बी. मुंबई, सी. पुणे, डी. कोलकाता। उत्तर सी. पुणे। व्याख्या बिल्कुल सही। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी पुणे। तो दोस्तों, 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन महाराष्ट्र के खूबसूरत शहर पुणे में किया गया था। आइए इस महत्वपूर्ण आयोजन के बारे में कुछ और रोचक बातें जानते हैं। स्थान और सहयोग। ये प्रतिष्ठित कार्यक्रम पुणे में आयोजित किया गया था और इसके आयोजन में पुणे इंटरनेशनल सेंटर ने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था। पुणे जैसे शहर में इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय वार्ता का आयोजन शहर की बढ़ती हुई महत्ता को दर्शाता है। विदेश मंत्रालय की पहल। आपको जानकर खुशी होगी कि ये वार्ता भारत के विदेश मंत्रालय के एक प्रमुख कार्यक्रम, जिसे ट्रैक 1.5 वार्ता के रूप में जाना जाता है, का एक अभिन्न हिस्सा थी। इस तरह की वार्ताएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर अनौपचारिक लेकिन महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान करती हैं। मुख्य विषय। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का मुख्य विषय था विखंडन के युग में आर्थिक लचीलापन और पुनरुत्थान, इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड रीबिल्डिंग इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए यह विषय बहुत ही प्रासंगिक है। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक प्रणाली में स्थिरता कैसे लाई जाए और पुनर्निर्माण के उपायों पर विचार विमर्श करना था। समय और प्रतिभागी। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम पूरे 3 दिन तक चला और इसमें दुनिया भर से विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और विचारकों ने भाग लिया। ऐसे सम्मेलनों से विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को एक दूसरे के विचारों को जानने और साझा चुनौतियों पर मिलकर काम करने का अवसर मिलता है। तो दोस्तों, ये थी 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है ये आपके ज्ञान भंडार में एक और उपयोगी जानकारी का इजाफा करेगी। ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए क्विज अप लर्न और लर्न के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 5वां सवाल समुद्री नेविगेशन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो चलिए जानते हैं क्या है यह खास प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन IALA की पहली आम सभा किस देश में आयोजित की गई? विकल्प ए. भारत, बी. सिंगापुर, सी. फ्रांस, डी. ऑस्ट्रेलिया। उत्तर बी. सिंगापुर। व्याख्या जी हाँ दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है विकल्प बी यानी सिंगापुर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन IALA की पहली आम सभा सिंगापुर में आयोजित की गई थी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। तो चलिए इसके बारे में कुछ और दिलचस्प बातें जानते हैं। स्थान। IALA की यह ऐतिहासिक पहली आम सभा सिंगापुर जैसे महत्वपूर्ण समुद्री केंद्र में आयोजित की गई थी। सिंगापुर का रणनीतिक स्थान और समुद्री व्यापार में इसकी भूमिका इसे इस महत्वपूर्ण सभा के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। भारत का गौरवशाली योगदान। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि इस सभा में भारत को IALA का उपाध्यक्ष चुना गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा और जलमार्ग विकास के क्षेत्र में भारत की बढ़ती हुई महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। ये पद भारत को वैश्विक समुद्री नीतियों को आकार देने में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करेगा। संगठन का रूपांतरण। इस आम सभा का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये था कि इस दौरान IALA इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन को एक गैर सरकारी संगठन NGO से अंतर सरकारी संगठन IGO में परिवर्तित कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो अब इस संगठन को वैश्विक स्तर पर समुद्री सुरक्षा और समुद्र से जुड़ी नीतियों को और भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में IALA के पास अब सदस्य देशों की सरकारों के साथ सीधे काम करने और अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानकों को प्रभावित करने की अधिक शक्ति होगी। भारत का नेतृत्व। इस महत्वपूर्ण आम सभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के सचिव श्री TK रामचंद्रन ने किया। उनका नेतृत्व भारत के समुद्री हितों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण रहा होगा। तो दोस्तों, ये थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन IALA की पहली आम सभा और उसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी होगी। ऐसे ही और भी रोमांचक और सीखने लायक सवालों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल क्विज अप लर्न और लर्न के साथ।
आज हम एक ऐसे खनिज की बात करने वाले हैं जो भविष्य की ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जा रहा है। तो चलिए जानते हैं हमारा अगला सवाल। प्रश्न संख्या 6। भारत और अर्जेंटीना ने किस खनिज की खोज और खनन को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? विकल्प ए सोना, बी चांदी, सी लिथियम, डी कोयला। उत्तर सी लिथियम। व्याख्या। बिल्कुल सही दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है विकल्प सी यानी लिथियम। भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज की खोज और खनन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए इस महत्वपूर्ण साझेदारी के बारे में विस्तार से जानते हैं। समझौता ज्ञापन MOU भारत और अर्जेंटीना ने भविष्य की ऊर्जा ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए लिथियम की खोज और खनन पर एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करके एक रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की है। महत्वपूर्ण बैठक इस समझौते की नींव तब रखी गई जब हमारे केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत के गवर्नर राउल एलेजांद्रो जलील के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच खनन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना था, जिसमें विशेष ध्यान लिथियम के खनन और खोज पर केंद्रित था। साझेदारी की नींव। इस बैठक के दौरान भारत सरकार के खान मंत्रालय के तहत एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक उपक्रम मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड MECL और अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत की सरकार के बीच एक औपचारिक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता ज्ञापन महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और उनके संसाधनों के विकास में आपसी सहयोग को और भी मजबूत करेगा। लिथियम का भविष्य। आप सभी जानते हैं कि लिथियम आजकल कितना महत्वपूर्ण है। ये मुख्य रूप से बैटरी निर्माण में इस्तेमाल होता है, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बैटरी में। आने वाले वर्षों में जैसे जैसे दुनिया जीवाश्म ईंधन से हटकर स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ेगी, लिथियम वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत और अर्जेंटीना के बीच ये समझौता दोनों देशों को इस महत्वपूर्ण खनिज की आपूर्ति सुनिश्चित करने और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये थी भारत और अर्जेंटीना के बीच लिथियम को लेकर हुई महत्वपूर्ण साझेदारी की जानकारी। उम्मीद है ये आपके लिए उपयोगी साबित होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक सवालों के लिए हमेशा बने रहिए आपके अपने चैनल क्विज अप लर्न और लर्न के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे गुजरात सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल की जो वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। तो चलिए जानते हैं हमारा अगला सवाल। प्रश्न संख्या 7। गुजरात सरकार ने वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत की? विकल्प ए जी शिक्षा, बी जी सफल, सी जी वुमेन, डी जी उद्योग। उत्तर बी जी सफल। व्याख्या। जी हाँ दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है विकल्प बी यानी जी सफल। गुजरात सरकार ने वास्तव में वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जी सफल नामक एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। योजना का उद्देश्य। फरवरी 2025 में गुजरात सरकार ने एक दूरदर्शी योजना शुरू की जिसका नाम है जी सफल, जिसका पूर्ण रूप है गुजरात योजना, अंत्योदय परिवारों के लिए आजीविका बढ़ाने के लिए। इस योजना का मुख्य लक्ष्य गुजरात के वंचित परिवारों की आजीविका में सुधार लाना है। इसके साथ ही ये विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है। लाभार्थी परिवार। इस कल्याणकारी योजना का लाभ गुजरात राज्य के 10 जिलों के 25 तालुकों में रहने वाले उन 50,000 परिवारों को मिलेगा जिनके पास अंत्योदय अन्न योजना AAY कार्ड है। ये दर्शाता है कि सरकार सबसे ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुंचने और उनकी सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण। ये कोई अल्पकालिक पहल नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक योजना है जिसे अगले 5 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किया जाएगा। इस लंबी अवधि के दृष्टिकोण का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वंचित परिवारों के जीवन स्तर में स्थायी सुधार हो और उन्हें आवश्यक आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण गतिविधियां लगातार मिलती रहें। महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू वंचित महिलाओं को सशक्त बनाना है। विभिन्न आजीविका संवर्धन कार्यक्रमों और कौशल विकास पहलों के माध्यम से जी सफल महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने और अपने परिवारों के बेहतर भविष्य में योगदान करने में मदद करेगी।
तो दोस्तों, ये थी गुजरात सरकार की वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई महत्वपूर्ण योजना जी सफल के बारे में जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण योजनाओं और ज्ञानवर्धक सवालों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल क्विज अप लर्न और लर्न के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की एक नई पहल की, जो आर्थिक और वित्तीय जानकारी को आपकी उंगलियों पर ले आएगी। तो चलिए जानते हैं हमारा अगला सवाल। प्रश्न संख्या 8। भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो आर्थिक और वित्तीय डेटा प्रदान करेगा? विकल्प ए RBI कनेक्ट, बी RBI डेटा, सी RBI फाइनेंस, डी RBI एनालिटिक्स। उत्तर बी RBI डेटा। व्याख्या। जी हाँ दोस्तों, इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प बी यानी RBI डेटा। भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, ने हाल ही में एक बहुत ही उपयोगी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है RBI डेटा। आइए इस ऐप की विशेषताओं और उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं। ऐप का नाम, इस महत्वपूर्ण मोबाइल एप्लीकेशन का नाम सीधे और स्पष्ट रूप से RBI डेटा रखा गया है, जिससे इसके उद्देश्य को आसानी से समझा जा सकता है। ऐप का मुख्य उद्देश्य इस ऐप को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित व्यापक और विस्तृत आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों को आम लोगों, शोधकर्ताओं, अर्थशास्त्रियों और वित्तीय संस्थानों तक आसानी से पहुंचाना है। अब महत्वपूर्ण आर्थिक जानकारी के लिए विभिन्न रिपोर्टों और वेबसाइटों को खंगालने की आवश्यकता नहीं होगी। डेटा की विशाल श्रृंखला। इस ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 11,000 से अधिक विभिन्न प्रकार की डेटा श्रृंखलाओं तक सीधी पहुंच प्राप्त कर सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जिसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं जैसे मुद्रास्फीति, विकास दर, बैंकिंग आंकड़े, विदेशी मुद्रा भंडार और बहुत कुछ शामिल है। उपयोगी विशेषताएं। इस ऐप में कई उपयोगकर्ता फ्रेंडली विशेषताएं दी गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार डेटा को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे वे इसका विश्लेषण और उपयोग अपनी सुविधानुसार कर सकें। इसके अलावा ऐप में प्रत्येक डेटा श्रृंखला के स्रोत का विवरण भी उपलब्ध होगा, जिससे डेटा की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता बनी रहेगी। महत्व। ये ऐप निस्संदेह भारतीय वित्तीय प्रणाली को बेहतर ढंग से समझने और सोच समझकर आर्थिक निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चाहे आप एक छात्र हों, एक व्यवसायी हों या सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था में रुचि रखते हों, ये ऐप आपके लिए एक मूल्यवान उपकरण साबित होगा। तो दोस्तों, ये थी भारतीय रिजर्व बैंक के नए मोबाइल ऐप RBI दाता के बारे में जानकारी, जो आर्थिक और वित्तीय डेटा की दुनिया को आपके लिए और भी सुलभ बना देगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमेशा जुड़े रहिए आपके अपने चैनल क्विज अप लर्न और लर्न के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के निर्वाचन आयोग में हुए एक महत्वपूर्ण बदलाव की। तो चलिए जानते हैं हमारा अगला सवाल। प्रश्न संख्या 9। नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला? विकल्प ए सुनील अरोड़ा, बी ज्ञानेश कुमार, सी राजीव कुमार, डी अनूप चंद्र पांडे। उत्तर बी ज्ञानेश कुमार। व्याख्या। जी हाँ दोस्तों, इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प बी यानी ज्ञानेश कुमार। श्री ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। आइए इस बारे में और विस्तार से जानते हैं। कार्यभार का संभालना। श्री ज्ञानेश कुमार ने विधिवत रूप से नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रतिष्ठित पद की जिम्मेदारी ली है। ये भारतीय चुनाव आयोग का मुख्यालय है, जो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त का स्थान श्री ज्ञानेश कुमार ने इस महत्वपूर्ण पद पर श्री राजीव कुमार का स्थान ग्रहण किया है। श्री राजीव कुमार ने इससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं।
श्री कुमार का महत्वपूर्ण संदेश। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभालने के बाद श्री ज्ञानेश कुमार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम मतदान है और ये हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो मतदाता बने। उनका यह प्रेरक संदेश भारतीय लोकतंत्र की नींव यानी नागरिकों के मताधिकार और उनकी जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ये नागरिकों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, ये थी भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के बारे में जानकारी। उनका अनुभव और दृष्टिकोण निश्चित रूप से भारतीय चुनाव प्रक्रिया को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल क्विज अप लर्न और लर्न के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में हुए एक महत्वपूर्ण बदलाव की। तो चलिए जानते हैं हमारा 10वां और आखिरी सवाल। प्रश्न संख्या 10। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? विकल्प ए शीला दीक्षित, बी अर्पिता मुखर्जी, सी रेखा गुप्ता, डी मनीषा शर्मा। उत्तर सी रेखा गुप्ता। व्याख्या। जी हाँ दोस्तों, इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प सी यानी रेखा गुप्ता। श्रीमती रेखा गुप्ता को हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यह दिल्ली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। आइए इस बारे में और विस्तार से जानते हैं। नई मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। श्रीमती रेखा गुप्ता ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और अब वे राष्ट्रीय राजधानी के शासन की बागडोर संभालेंगी। घोषणा। उनके नाम की घोषणा नई दिल्ली में दिल्ली भाजपा विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद की गई। इस बैठक में पार्टी के विधायकों ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुना। उपराज्यपाल से मुलाकात। मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति के बाद श्रीमती रेखा गुप्ता ने दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने नई सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश किया, जो कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है। विधानसभा चुनाव में जीत। श्रीमती रेखा गुप्ता ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से शानदार जीत दर्ज की थी। यह उनकी राजनीतिक लोकप्रियता और उनके निर्वाचन क्षेत्र में उनके काम को दर्शाता है और इसी जीत ने उन्हें मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के बारे में जानकारी। यह दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया अध्याय है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी और आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक सवालों के लिए हमेशा जुड़े रहिए आपके अपने चैनल क्विज अप लर्न और लर्न के साथ। वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका प्यार और समर्थन ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जल्द ही मिलते हैं एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।